एक तो अरब अब इस लड़ाई में उतरने जा रहे हैं, इस किस्म के अंदेशे का इजहार किया जा रहा है। यानी कुछ खबरें चलाई गई कि शायद यूएई ने पहला अटैक किया ईरान के ऊपर, हालांकि इसकी तस्दीक नहीं हुई, यूएई ने ऐसा कोई स्टेटमेंट दिया नहीं, लेकिन उनके जो हुक्मरान है उनकी जानिब से स्टेटमेंट आ चुका है कि हमें इतनी आसानी से काबू नहीं किया जा सकता, और उन्होंने एक जंगी टाइप का एक स्टेटमेंट तो दिया था। ये इसराइली सोर्सेज से खबर आ रही है। इसराइल की पूरी ख्वाहिश है कि कुछ भी करके अरब ममालिक को इस लड़ाई के अंदर उतारा जाए। इसी सिलसिले में सऊदी अरब ने पाकिस्तानी फील्ड मार्शल को तलब किया था, उन्हें बुलाकर याद दिलाया गया कि आपने हमारे साथ एक दिफाई मुआहदा किया था जिसपे आपको काफी प्रोटोकॉल भी दिया गया था। फिर दूसरी बात यह है कि पाकिस्तानियों को याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि सऊदी अरब के अरबों डॉलर हमारे अकाउंट्स में पड़े हुए हैं, हम उनसे उधार तेल भी लेते रहते हैं, तो बहुत सारे एहसानात हैं। तो वक्त आ गया कि अब उनकी बात मानी जाए। अब मामला यह है कि अगर अरब ममालिक इस लड़ाई के अंदर उतर जाते हैं तो सबसे बड़ा बेनिफिशरी कौन होगा? अरब ममालिक अगर इस लड़ाई में उतरते हैं तो सबसे बड़ा बेनिफिशरी होगा इसराइल। उसे फायदा होगा उस लड़ाई में जिसमें वो अकेला पड़ता जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के लिए बड़ी मुश्किलात अमेरिका में पैदा हो चुकी हैं, नेतन्याहू के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा हो चुकी हैं। पहली मर्तबा इसराइल को इतनी मार पड़ रही है और इतने बम इसराइल में गिर रहे हैं कि इससे पहले कभी माजी में हुआ नहीं, कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि इनके साथ ये होगा। अब अगर इसराइल के साथ अरब ममालिक इस लड़ाई में उतर जाते हैं तो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होगा इसराइल। सबसे बड़ा लूजर कौन होगा? यानी जिसको सबसे ज्यादा नुकसान होगा अगर अरब ममालिक का ईरान के साथ झगड़ा हो जाता है या वो इस लड़ाई में बराह रास्त उतर जाते हैं, तो वो ईरान के बाद पाकिस्तान होगा। देखिए, नुकसान तो सारे खित्ते का होगा ना, लेकिन पाकिस्तान को बहुत नुकसान होगा दोनों सूरतों में। नंबर एक ये कि पाकिस्तान अपने एक हमसाये से हाथ धो बैठेगा। बरादर इस्लामी मुल्क है, हमारे ईरान के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, और किसी भी अरब मुल्क की सरहद बराह रास्त इस तरह से ईरान के साथ नहीं लगती जिस तरह पाकिस्तान की लगती है। पाकिस्तान एक लंबी सरहद शेयर करता है ईरान के साथ, और उस सूबे की सरहद शेयर करता है ईरान के साथ जिस सूबे में हालात बहुत खराब है, जिस सूबे में आप रात के वक्त ट्रेवल नहीं कर सकते, बलूचिस्तान में, उसके साथ ईरान लगता है। तो स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान को यह सूट नहीं करता कि ईरान जैसे मुल्क के साथ बिगाड़ पैदा कर ले, क्योंकि ये लड़ाई हमेशा तो चलनी नहीं है। अब लड़ाई का क्या नतीजा निकलेगा? या तो देखे ना, टारगेट अचीव हो जाएंगे। अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसियां, 18 एजेंसियों ने अमेरिकन नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी को ये लिखकर दे दिया है, और वो रिपोर्ट लीक हो गई है, पब्लिक हो गई है, जिसमें यह बताया गया कि जनाब ये रजीम चेंज नहीं हो सकता ईरान में। आप जो मर्जी कर ले, आप ईरान में रजीम चेंज नहीं कर सकते। ये अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसियों की रिपोर्ट है। अब रजीम चेंज तो होगा नहीं, जो भी जंग के अहदाफ है वो ये हासिल कर लेंगे अगर पाकिस्तान इस जंग में उतर जाता है। लेकिन अगर अरब उतरे तो पाकिस्तानियों को उतरना पड़ेगा। सऊदी अरब घसीट के पाकिस्तान को ले जाएगा, यूएई भी। हमने इंसानों के पैसे देने, वरना ये कहेंगे जनाब फौरी तौर पे हमारे पैसे वापस करो। तो अरबों की और ईरान की अगर लड़ाई हो जाती है तो इसराइल सबसे बड़ा बेनिफिशियरी और पाकिस्तान सबसे बड़ा इसका नुकसान उठाने वाला मुल्क बनेगा, क्योंकि एक तो हमारा हमसाया बहुत जाया हो जाएगा हमेशा के लिए, दूसरा हम इस लड़ाई के मुतहम्मिल हो नहीं सकते। तो पाकिस्तान को पूरी कोशिश करनी चाहिए, तुर्की को पूरी कोशिश करनी चाहिए, और जोर लगाना चाहिए कि किसी तरह भी अरब ममालिक इस लड़ाई से बाहर रहे। ईरान ने भी हत्तुल इम्कान कोशिश की है कि ये लड़ाई ना हो। ईरान ने यह भी बताया कि हमारे पास 6 माह लड़ने की अभी सलाहियत मौजूद है, ऐसा नहीं है कि लड़ाई अभी खत्म हो जाएगी। यानी जो हिकमत अमली है ईरान की वो ये रही कि उन्होंने पहले सस्ते हथियार भेजे, यानी सस्ते मिसाइल भेजे, पुराने सेकंड जनरेशन तक के उन्होंने मिसाइल भेजे, और जदीद मिसाइल उन्होंने भेजे नहीं, हाइपरसोनिक मिसाइल्स या जिन्हें जो एक्यूरेट बैलिस्टिक मिसाइल हैं उनको ईरान ने नहीं भेजा। ईरान ने अपने पुराने मिसाइल भेजे और पुराने ड्रोन भेजे। खुदकुश ड्रोन है वो, शायद ड्रोन जिसे कहते हैं, वो खुदकुश है। यानी नॉर्मली हमने ड्रोन देखे थे ना, ड्रोन आता है, ऊपर से गुजरता है, मिसाइल फेंकता है, तबाही होती है, ड्रोन चला जाता है। ऐसा नहीं है, ये ड्रोन आता है खुद ही आगे टक्कर मारता है जिस चीज में लगना होता है। तो 100% एक्यूरेसी के साथ ये आते हैं, आगे टक्कर मारते हैं और तबाही फैला देते हैं। तो ये ड्रोन का तोड़ तो कोई नहीं है अमेरिका के पास, इसराइल के पास। जो तोड़ है, अभी बीबीसी में एक और रिपोर्ट छपी हुई है, वो पैट्रियट मिसाइल है। और जो पैट्रियट का एयर डिफेंस सिस्टम है उसकी बैटरियां वहां लगी हुई है पूरे रीजन के अंदर, और पैट्रियट का एक एक मिसाइल जो है वो 4 मिलियन यानी 40 लाख अमेरिकी डॉलर का है। तो 15-20 हजार का ड्रोन गिराने के लिए ये 40 लाख अमेरिकी डॉलर जाया कर देते हैं, और 800 के करीब इंटरसेप्टर्स मार चुके हैं ये अभी तक, 800 के करीब।
ये रिपोर्टें छप चुकी है आलमी मीडिया में। तो 800 इंटरसेप्टर्स का आपको मतलब पता है? ये जो पैट्रियट के मिसाइल हैं, ये $4 मिलियन का एक है। 800 ये मार चुके हैं। आप खुद ही कैलकुलेट कर लें कि कितना नुकसान हो गया अब तक अमेरिका को, अरब ममालिक को और इसराइल को। और ये लगातार होता चला जा रहा है, लगातार होता चला जा रहा है। तो ईरान की हिकमत अमली ये थी कि उन्होंने उन हथियारों के जरिए से जो दिफाई सलाहियत है मिसाइलों को रोकने की, वो कमजोर कर दी पूरे रीजन में। यानी अरब ममालिक में भी और इसराइल में भी अमरीकी अड्डों के पास अब वो सहूलत नहीं है जो पहले थी। अब वो हमलों को रोकने की वो सलाहियत नहीं रखते। ये बात अमरीकी दिफाई तज्जियाकार भी मान रहे हैं। ईरान के बेहतरीन हथियार बाकी हैं और उनको रोकने का जो इंतजाम था वो खत्म हो गया। जो बैरियर्स थे ना इसराइल तक जाने के लिए, बैरियर्स अगर मैं आपको बताऊं तो सिंपल ये है कि रास्ते में रुकावटें थी ना, 4-5 मुल्कों को क्रॉस करके, समंदर को क्रॉस करके फिर जाके इसराइल आता है जिसमें ईरानी मिसाइल या ड्रोन हिट करता है। ये रास्ते में बहुत सारे बैरियर्स थे ना, इन सब ने अपने अपने अड्डे दिए हुए थे अमेरिकन को, वो वहां से रोकते थे। अब मामला यह है कि वो रोकने की सलाहियत या तो खत्म हो गई या बहुत कमजोर हो गई। तो इम्कानात बढ़ गए हैं कि ईरान के हथियार या मिसाइल या ड्रोन्स वो आसानी के साथ इसराइल को हदफ बनाए। और अब ये हो रहा है। जो इंडियन सहाफी वहां से आए उन्होंने बताया कि जनाब ये तो मार रहे हैं इसराइलियों को। फीफा वर्ल्ड कप पूरी दुनिया की सबसे बड़ी खबर बनी है और पूरी दुनिया को जोड़ता है फुटबॉल, स्पेशली यूरोप में, गल्फ कंट्रीज में, अफ्रीका में, अमेरिका में, लैटिन अमेरिका में, कनाडा में, पूरी दुनिया में लोग बहुत फुटबॉल के साथ तो लोग बहुत जुड़े हुए हैं। जापान की भी टीम है और दुनिया के हर खित्ते में ये खेला जाता है फुटबॉल। शानदार गेम है। पाकिस्तान में लोगों ने बहुत बड़ी तादाद में देखा। तो फुटबॉल की दुनिया में 4 साल के बाद जो वर्ल्ड कप हुआ उसका चैंपियन अब स्पेन है। हालांकि ऐसा लग रहा था कि रेफरी भी साथ खेल रहे हैं मिलकर अर्जेंटीना के, और इससे पहले जैसे मिस्र को बाहर किया गया, कुछ और टीमों ने भी एतराज किया, लेकिन फाइनल में कमाल कर दिया और डिफेंस बड़ा शानदार था स्पेन का। फुटबॉल के बारे में आप लोग, ज्यादा लोग इसकी टेक्निकलिटीज को नहीं जानते तो उसमें जाते भी नहीं है, लेकिन इस फुटबॉल में 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट थी। एक तो इसराइल का जो वजीर आजम है नेतन्याहू, वो और डोनाल्ड ट्रंप ये सपोर्ट कर रहे थे मेसी की टीम को, और स्पेन आपको पता है कि वो फलस्तीन के लिए आवाज उठाता है बार बार। तो जितने मुसलमान ममालिक हैं उनकी ऑटोमेटिकली सपोर्ट स्पेन के साथ चली गई थी। पाकिस्तान में लगभग सारे पाकिस्तानी स्पेन को सपोर्ट कर रहे थे। यहां बर्तानिया में इंग्लैंड की टीम को लोग सपोर्ट करते थे। 2 टीमों को बहुत सपोर्ट मिल रही थी पहले, एक इंग्लैंड की टीम को और एक सपोर्ट मिल रही थी नॉर्वे की टीम को। लेकिन उसके बाद जब दोनों टीमें बाहर हो गई तो सारी सपोर्ट चली गई स्पेन के साथ। तो स्पेन के जीतने की खुशियां पूरी दुनिया में मनाई गई हैं। खास तौर पे वो जो एक प्लेयर है वहां पे मुसलमान है, वो लड़का लामीन यमाल, उसके बारे में बड़ी कहानियां हैं कि वो छोटी उम्र का लड़का है, बड़ी जिम्मेदारी उसने उठाई है और अपनी टीम के लिए बड़ा परफॉर्म किया उसने। उसका एक छोटा सा भाई भी है, वो घूमता रहता है वहां ग्राउंड के अंदर, छोटा सा है वो, खुद लड़का बहुत यंग है अभी। तो स्पेन को मुबारकबाद, और पाकिस्तानियों ने पूरा सपोर्ट किया स्पेन को। उसकी वजह मैं आपको बताता हूं, क्योंकि पाकिस्तानियों को लगता था कि मेसी और उसकी टीम जो है वो इसराइल की सपोर्ट है उनको। तो आप देख लें, इसराइल की मुखालफत में पाकिस्तानी किसी को भी सपोर्ट करते हैं, और फलस्तीन की हमायत क्योंकि करता है स्पेन, तो इसलिए पाकिस्तानी उसके साथ अपनी सपोर्ट लेकर गए। पाकिस्तानियों ने ऐसे सेलिब्रेट किया, इस्लामाबाद में एक बड़ी स्क्रीन लगी हुई थी, जैसे अपनी टीम को कोई पुश कर रहा होता है, अपनी टीम को कोई बकअप कर रहा होता है कि ठीक है हम आपके साथ हैं, हम सपोर्ट दे रहे हैं। तो लोग दुआएं भी मांग रहे थे स्पेन के लिए। तो बड़ा सख्त मुकाबला था। एक्स्ट्रा टाइम में जाके स्पेन ने एक गोल किया और फिर स्पेन ये मैच जीत गया। अब ये पाकिस्तानी हुक्मरानों के लिए एक बात सीखने की है इसमें कि आप कुछ भी ऐसा करेंगे ना जिसमें इसराइल की थोड़ी सी भी सपोर्ट या हमायत हो जाएगी, तो ये आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। आप देखें, हालांकि मेसी बहुत बड़ा प्लेयर है, लेकिन सारे सपोर्ट नहीं कर रहे उसको पाकिस्तान में। उसकी वजह क्या है? वजह यही है कि उसको सपोर्ट कहीं और से मिल रही है। तो ये इतनी ज्यादा पाकिस्तानियों को एक बदएतमादी है और एक पाकिस्तानियों के दिल के अंदर एक गिला शिकवा है, और वो जायज है। जो कुछ गजा में हुआ उसकी वजह से पूरी दुनिया में ये है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, यूरोप में भी है, गल्फ में भी है, लगातार वो सिलसिला चल रहा है। तो बोर्ड ऑफ नेतन्याहू में जब पाकिस्तान शामिल हुआ तो उसके जो असरात हैं वो इलेक्शन में जब वोट पड़ेंगे तब शहबाज शरीफ को पता चलेगा कि बोर्ड ऑफ नेतन्याहू या बोर्ड ऑफ पीस जिसे कहते हैं उसके अंदर शामिल होने की क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। बहरहाल ये तो जनाब था वर्ल्ड कप का मरहला, और वर्ल्ड कप खत्म हो गया। फीफा वर्ल्ड कप दुनिया ने देखा, ये अमेरिका के अंदर था। पहली दफा वर्ल्ड कप में हमने बहुत सारी रोंदी भी देखी, बेईमानी भी देखी। फिर हमने ये भी देखा कि डोनाल्ड ट्रंप के कहने के ऊपर एक रेड कार्ड भी वापस हो गया। ये भी तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन यहां पे हमने बहुत कुछ ऐसा होता हुआ देखा। बिलाखिर इसका फैसला हो गया और फैसले से दुनिया खुश है। जो टीम जीती, दुनिया की बहुत बड़ी तादाद उसी टीम को सपोर्ट कर रही थी। अब नादरीन आ जाए पाकिस्तान की सूरत हाल पे, तो सबसे पहले मैं आपको कश्मीर लेकर चलता हूं। मैंने आपको अपने पिछले वीलॉग में एक ब्रेकिंग न्यूज दी थी कि कश्मीर में मामला तय हो रहे हैं। तो इस वक्त जो मेरी इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक, जो मेरा सोर्स मुझे बता रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि इस वक्त ड्राफ्टिंग हो रही है कि जो मुआहिदा इस वक्त मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लोग
اور جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگ جو معاہدہ تیار کر رہے ہیں اس کی ڈرافٹنگ ہو رہی ہے. آخری وقت میں پھٹا اس بات پہ پڑا ہوا تھا کہ 6 سیٹیں کم کرنے پہ آمادہ ہو چکے ہیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لوگ, جبکہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے کہا نہیں جی 4 میکسیمم آپ رکھ لیں, لیکن ان کے لیے بھی کچھ شرائط ہیں. اب یہ چیزیں شاید حل ہو جائیں گی, اور اگر یہ معاہدہ ہو جاتا ہے تو کشمیریوں کی بہت بڑی کامیابی ہے. 3 چیزوں پہ نظر رکھنی پڑے گی اگر یہ معاہدہ ہوتا ہے تو. نمبر 1, الیکشن کی تاریخ کہاں تک جاتی ہے, اور جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اپنے جو حمایت یافتہ امیدوار ہیں ان کو میدان میں اتارتی ہے یا نہیں اتارتی, کیونکہ بہت سارے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگ ہیں جو ان کے بڑے وفادار ہیں اور کشمیریوں کے لیے انہوں نے بڑی کوشش کی, بڑی جدوجہد کی ہے. ان لوگوں نے کاغذات نامزدگی جمع بھی کروائے ہیں, ان کے کاغذات نامزدگی جو ہے منظور بھی ہو گئے, تو یہ ان کے پاس ایک مارجن ہے کہ وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں. تو اس وقت جو ہے وہ الیکشن کی تاریخ کا معاملہ ہے, اور دوسرا جو ہے وہ مہاجرین والی نشستیں ان کا معاملہ ہے کہ وہ کتنی بچتی ہیں, باقی 4 یا 6 یا 0, یہ کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں جو ہے وہ دوسری آپشن یہ ہے. اور تیسری جو سب سے امپورٹنٹ ایک چیز ہوگی وہ جو کالعدم قرار دیا گیا جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو, وہ فیصلہ واپس ہونا, مقدمات کا واپس ہونا, جو لوگ گرفتار کیے گئے ہیں ان کو چھوڑنا, 4 شیڈول سے نام نکالنا, یعنی جو کچھ بھی ان کے ساتھ ظلم زیادتی کی گئی ہے اس کو ختم کرنا, یہ بہت امپورٹنٹ ہوگا. تو ان 3 چیزوں سے یہ فیصلہ ہو جائے گا, اور اگر یہ فیصلہ ہو جاتا ہے تو سب کے لیے ون ون سچویشن ہے کہ آزاد کشمیر ایک الیکشن کی طرف چلا جائے گا. لیکن یاد رکھیے گا آزاد کشمیر میں الیکشن میں دھاندلا کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا جتنا ماضی میں ہوا کرتا تھا, کیونکہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ یہاں پہ جیسے ہی فارم 47 جاری کرے گی نا, ویسے ہی عوام نکل کر سڑکوں میں بیٹھ جائے گی. پھر انہوں نے یہ بتا بھی دیا کہ جب ہم بیٹھ جاتے ہیں پھر ہم اٹھتے نہیں اپنا حق لیے بغیر. تو یہ اب بتایا جا رہا ہے کہ اگلے 24 گھنٹوں میں 48 گھنٹوں میں کوئی نہ کوئی ایسی بڑی ڈیولپمنٹ آ سکتی ہے اگر کسی نے بہت اوپر سے کوئی رکاوٹ نہ ڈالی تو. اور یاد رکھیے گا یہ مذاکرات پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے بیچ میں ہوئے. سہولت کاری ادا کی کچھ پاکستان کے باہر سے آنے والے لوگوں نے, اوورسیز نے, لیکن فیس سیونگ کے طور پہ اس میں کچھ سیاستدان ضرور ڈالے جائیں گے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے, کیونکہ وہ اپنے اوپر ان چیزوں کا بوجھ نارملی نہیں لیتے. ناظرین, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا کچھ ہوا آزاد کشمیر میں. اس کی ایک چھوٹی سی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ایک کہانی ہے 2 بھائیوں کی. رابلہ کوٹ میں جب فائرنگ ہوئی, گولی چلی اور بہت برے حالات ہوئے, اس وقت ایک نوجوان ہے, اسے گولی لگ گئی. اس کا بھائی رکشہ ڈرائیور ہے. مجھے ان دونوں کا نام بھی پتا ہے, زیادہ میں ڈیٹیل میں جاؤں گا تو پرابلم بھی ہو جاتی ہے, لیکن میں آپ کو بات بتا دیتا ہوں کہ ایکچولی ہوا کیا. اور وہ بیچارے ابھی بھی وہاں راولپنڈی میں بند ہیں, اڈیالہ جیل میں. ایک نوجوان ہے, اسے گولی لگ گئی اور گولی اس کی باڈی کو کراس کر گئی, دھڑ پہ اس کی گولی لگی اور گولی کراس کر گئی. تو انہوں نے کہا جی اس کو فوری طور پہ آپ یہاں سے شفٹ کریں کسی بڑے ہسپتال میں. تو آزاد کشمیر سے اس کا بھائی اس کو لے کر یہاں اسلام آباد راولپنڈی میں آ گیا اور ایک سرکاری ہسپتال کے اندر اس کا علاج شروع کروایا. وہاں پہ جناب علی پولیس آتی ہے اور آ کر ان دونوں بھائیوں کو گرفتار کر لیتی ہے. ایک بھائی زخمی ہے, دوسرا بھائی جو رکشہ ڈرائیور ہے وہ اپنے بھائی کے ساتھ آیا اور اس کا کوئی تعلق نہیں کسی چیز سے. دونوں کو گرفتار کر لیا گیا. 17-18 دن ہو گئے ہیں. ایک بھائی جو ہے وہ جیل کے اندر بند ہے اور اس کو شناخت پریڈ میں ڈالا گیا کہ جناب شناخت پریڈ ہم کریں گے تو ہمیں پتا چلے گا کہ تم کس جرم میں ملوث ہو. جب 17 دن کے بعد اس کی شناخت پریڈ کروائی گئی تو پتا چلا اس کو ڈال دیا 26 نومبر 2024 کے مقدمے میں. نہ اس کا کوئی تعلق, نہ وہ کبھی اس دن اسلام آباد آیا, وہ آزاد کشمیر کا رہنے والا. اس کو اٹھا کر 2 سال پرانے ایک مقدمے کے اندر ڈال دیا. 1.5-2 سال ہو گئے ہیں. اس مقدمے میں اس کو ڈال دیا ایک بھائی کو, اور دوسرا بھائی ابھی بھی جیل میں قید ہے اور اسپتال میں اس کا علاج ہو رہا ہے. یہ اس لیول کا ظلم پاکستان کے اندر کیا گیا کشمیریوں کے ساتھ. وہ بیچارے علاج کروانے کے لیے آئے تھے, انہیں گولی ماری تھی, سرکاری گولی لگی ہوئی تھی. تو اب جب تک وہ ذرا سیٹ نہیں ہو جاتے تب تک ان کے اوپر دباؤ ڈالا جائے گا. اس مقدمے کے اندر انہیں دبا کے اس بات پہ قائل کیا جائے گا کہ کسی بھی صورت میں تم نے ہمارے خلاف کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دینا, کوئی بیان نہیں دینا, لہذا چپ کر کے واپس جاؤ. اور اب دونوں بھائیوں کی گرفتاری ڈالی ہوئی ہے. ایک کو اٹھا کے 26 نومبر 2024 کے مقدمے میں ڈال دیا ہے اور اس کی شناخت پریڈ بھی کروا دی ہے. اور دوسرا جو ہے اس کے بارے میں ابھی کوئی انفارمیشن نہیں ہے, لیکن وہ اس کو گولی لگی ہوئی ہے, وہ زخمی ہے. یہ ناظرین یہ ایک کہانی ہے.